चले देखिए, हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे वो है प्रतिबिंब बनने के नियम और चिन्ह परिपाटी। ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो प्रतिबिंब बनने का नियम पहले समझ लें। ठीक है, बैठ जाइए। बैठ जाइए। चलिए देखिए, इधर इधर शांत रहिए। पहले हम बात कर लें प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनने का नियम क्या क्या होता है, ध्यान रखिएगा। 3 नियम होगा। तीनों नियम को ध्यान से अगर आप समझ लेंगे तो आप प्रतिबिंब बनाने आपको आ जाएगा। दर्पण के सामने अगर वस्तु कहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो अगर आप नियम पता रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। इसलिए नियम को, पहला नियम ध्यान रखिएगा, प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या है, देखिए, कोई भी गोलीय दर्पण हो, ये कौन सा गोलीय दर्पण है, अवतल। अवतल है ना, अंदर से चेहरा दिख रहा है। और ये कौन सा गोलीय दर्पण है, उत्तल नहीं है, अब है उत्तल। ठीक है, हो गया। गोलीय दर्पण का ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव पी। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, इनके बीच का पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो रेखा जाती है, मुख्य अक्ष। सही है। अब देखिए, पहला नियम क्या कहता है कि यदि गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर ऐसे पड़ रही है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, मुख्य अक्ष के समांतर जब पड़ेगी तो उसके बाद टकरा करके उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर जाती हुई या मुख्य फोकस की ओर आती हुई, ठीक है, प्रतीत होगी। देखिए, ये मुख्य फोकस से जा रही है और इसका परावर्तन इस प्रकार से होता है कि जब उसको पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्य जो उत्तल दर्पण है उसमें हमेशा परावर्तित किरण आती हुई प्रतीत होगी और अवतल में जाती हुई। तो दिमाग में रखिएगा, जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी भी दर्पण पर, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, किसी भी दर्पण पर पड़ेगी तो परावर्तन के बाद वो किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से या मुख्य फोकस की ओर आएगी। पहला नियम यही कहता है। चलिए, दूसरे नियम को हम थोड़ा समझ लें। दूसरा नियम क्या कह रहा है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में फिर देखिए, फिर हम गोलीय दर्पण बना रहे हैं। एक ही गोलीय दर्पण में हम चाहते तो सब बना देते, लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया मुख्य। द्वितीय नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरण
मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर आती है। समझिएगा, यदि प्रकाश की किरण मुख्य हाँ नहीं, इधर सुनिए पहले, ये आने वाली किरण है और ये भी आ रही है, लेकिन यहाँ के बाद डॉट डॉट किया गया है ना, इसका मतलब मुख्य फोकस की ओर आ रही है। ठीक है, उसको हमेशा क्या बोलेंगे, आती हुई। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई। ठीक, अगर इस तरह की आपतित किरण हो रही है, आने वाली किरण मुख्य फोकस से जाए या मुख्य फोकस की ओर आए, तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ऊपर वाले का उल्टा हो रहा है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तन कैसे हो गया, मुख्य फोकस से होकर, और जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर। सही है ना। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम भी इसमें है, तो इसको नोट कर ले, तीसरा भी हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये दोनों नियम ध्यान में रखिएगा। तीसरा नियम क्या कहता है, तृतीय नियम। तृतीय नियम में देखना ध्यान से। तृतीय नियम, मान लो ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। ठीक, तृतीय नियम यह कहता है कि अगर प्रकाश की किरण दर्पण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी या वक्रता केंद्र की ओर आएगी, तो परावर्तन के बाद ठीक उसी के विपरीत हो जाएगी। वक्रता केंद्र से जो भी किरण दर्पण पर पड़ेगी, परावर्तन ठीक उसी के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, और किसी अन्य, चाहे समांतर चाहे किसी और बिंदु से नहीं जाएगी, वो ठीक उसी के विपरीत हो जाएगी। ये तीसरा नियम है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए अगला, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में समझिएगा, ध्यान देना इधर, कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल अवतल कोई भी दर्पण होगा, समझना है यहाँ पर, ये ध्रुव है। ठीक है, इधर देखो, चिन्ह प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी ये है, चाहे कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो अवतल हो, कोई भी दर्पण हो, वस्तु हमेशा हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रहेगा। कभी भी वस्तु को दर्पण के दाईं तरफ नहीं रखेंगे। जैसे ये दर्पण है ना, चाहे ये उत्तल हो चाहे ये अवतल हो, इस दर्पण की हमेशा बाएं तरफ वस्तु रहेगा, कभी भी वस्तु दाएं तरफ आप नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला नियम यही है कि वस्तु सदैव दर्पण के किधर होता है, बाईं ओर होता है, स्थित होता है। ठीक है, तो अभी भी दाईं ओर नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, जो भी दूरी आप मापेंगे वो सब दूरी कहाँ से मापा जाएगा, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जितनी भी दूरियां होंगी सब के सब दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। तीसरा ध्यान रखिए,
तीसरा ध्यान रखिएगा, जो दूरी दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापेंगे इधर, उस सब के सब ऋणात्मक मापी होगी। जितनी भी दूरी दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापेंगे वो सब क्या होंगी, ऋणात्मक होंगे। और जो दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापेंगे वो सब धनात्मक होंगी। ये भी ध्यान रखना है। तो लिखेंगे, जो दूरी दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी जाती है वह सदैव क्या रहेगी, ऋणात्मक। वह सदैव ऋणात्मक तथा जो दाईं ओर मापी जाती है वह सदैव क्या होगी, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है वो। ठीक है। तीसरा, चौथा समझिए। चौथा ये है कि जो दूरी मुख्य अक्ष से ऊपर मापी जाएगी वो धनात्मक, और जो नीचे मापी जाएगी वो ऋणात्मक। समझ आया? तो जो दूरी दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाती है वह क्या होती है, धनात्मक तथा जो नीचे की ओर मापी जाती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बात ना करिए, जो नीचे की ओर मापी जाएगी वो ऋणात्मक, जो ऊपर मापी जाएगी वो धनात्मक। ठीक है। चलिए, पांचवा इसकी प्रॉपर्टी समझिए। अगर यहाँ पर कहीं वस्तु रखा है आपने, तो दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है उसे U से प्रदर्शित करेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को V से। ध्यान रखिएगा, दर्पण वस्तु की दूरी को इससे U से तथा प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? वस्तु की दूरी जब भी दिखानी होगी तो U से और प्रतिबिंब की दूरी को V से। वक्रता त्रिज्या R से, फोकस दूरी स्मॉल f से, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इतना आप चिन्ह प्रॉपर्टी में ध्यान रखेंगे। जब भी आप उत्तल या उत्तल दर्पण के फार्मूले पर आएंगे या फार्मूले को ड्राइव करेंगे तो उसमें ये चिन्ह परिपाटी आपको नॉलेज अगर रहेगा तभी वो करने में आसानी होगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो बस इतना दिमाग में जरूर रखिएगा, दर्पण के बाईं ओर जो भी दूरी मापी जाएगी ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक, मुख्य से ऊपर धनात्मक, मुख्य से नीचे ऋणात्मक, वस्तु की दूरी U से, प्रतिबिंब की दूरी V से, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रतिबिंब ठीक है,
इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, इमेज बोलते हैं ना, इमेज डिलीट कर दो, हिंदी में उसी का नाम है प्रतिबिंब। ठीक है, उसी को हम एक तरफ से उसको हम लोग छाया कहते हैं, छाया नहीं, छाया का इंग्लिश हो जाता है शैडो, शैडो परछाई जिसको आप कहते हो। हम इमेज की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब की, मतलब अगर आप दर्पण में सामने खड़ा होते हो तो हूबहू आप ही का चेहरा उसमें बनता है। शैडो में ऐसा नहीं होता है, शैडो में आपके आकार का बन सकता है लेकिन हूबहू आप नहीं बन सकते। तो दोनों में अंतर है, प्रतिबिंब और परछाई है, छाया में, दोनों में अंतर है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये इमेज की बात हो रही है, इमेज कैसे बनता है और इमेज होता क्या है, इन पे भी हम बात करेंगे। पहले हम जान लें इमेज क्या होता है। कोई भी दर्पण है, अगर उस दर्पण के सामने कोई वस्तु, आप मान लो ये दर्पण है, दर्पण के सामने वस्तु है, तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ेंगी तो परावर्तित होंगी, और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से हो करके सभी किरणें गुजरेंगी वह बिंदु इस वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे दर्पण के सामने स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या आती है उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आई बात? ध्यान रखें, दर्पण के सामने कोई भी अगर वस्तु है, उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ेगी, टकराएगी, परावर्तित होकर के जिस बिंदु से होकर जाएगी वो बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक, ये प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ठीक, नंबर एक वास्तविक, अब लिखते थे ना वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर दो आभासी क्या, प्रतिबिंब। ये दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, अब देखिए वास्तविक क्या होगा, आभासी क्या होगा, समझिएगा इस बात। ये जो पूरा डिफिनीशन लिखे हैं, अगर इसको तैयार है आपके पास तो ये दोनों भी आपको याद हो जाएगा। देखिएगा कैसे, दर्पण के सामने स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है, इतना वर्ड आप नहीं लिखेंगे, बस उस बिंदु को वस्तु का, जब का के पास आएंगे तो वहां लिख देंगे, ये इतना शब्द प्रतिबिंब है, बस वास्तविक लिख देंगे, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन हो जाएगा। समझ में आई बात? जब आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तब देखिए
तब आपको क्या लिखना है, इतना वर्ड आपको नहीं लिखना है, इतना नहीं लिखना। जिस बिंदु से आती है, ठीक है, उस बिंदु को वस्तु का, फिर यहां जब आएंगे तो क्या लिख देंगे, समझ में आ गई बात, दोनों डिफिनीशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए ये वाला, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, फिर वास्तविक का, और फिर आभासी का लिख लेंगे ना, तो नोट कर लीजिए फटाफट।